यस सर। तो पता चल गया मैं किसकी बात कर रहे हैं। एक्चुअली मैं कंफ्यूज इसलिए था क्योंकि जब मैं न्यूमेरिकल्स करता था तब उस टाइम में सी की वैल्यू लेंथ लेते थे। ओके, तो यहाँ सी स्पीड भी आ सकता है, लेंथ भी आ सकता है, बट स्पीड पर यूनिट टाइम जब ले तो वही स्पीड लेंथ बन जाती है। हाँ ना बोलो? यस सर। पक्का? तो यस सर। ये लेंथ भी बोल सकते हो, आप भी सही हो और मैं भी सही हूँ। ओके, स्पीड भी है क्योंकि फॉर्मूला जब डेरिवेशन किया ना उसमें स्पीड आती है, लेकिन न्यूमेरिकल्स में यहाँ सी की वैल्यू आपको डिस्टेंस में दी होती है, यानी कि डिस्टेंस के हिसाब से लेना होता है। सो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट कंफ्यूज अबाउट इट, राइट? बोलो, क्लियर हुआ? यस सर। Okay, the intensity of the electromagnetic radiation from the isometric point source at a distance r, अरे यार डेरिवेशंस, ये आई का एक दूसरा फॉर्मूला डिराइव हुआ, देख लो अब। I is equals to P upon 4 pi r square, पावर पर यूनिट एरिया। क्लियर? मैं बाद में स्लाइड चेंज कर दूंगा, अलग अलग स्लाइड में दोनों लिख दूंगा। ओके, आर रेडियस का यदि कोई एरिया हो, सर्कल हो, तो उसकी इंटेंसिटी हो जाएगी पावर पर एरिया। वैसे हमने ये फॉर्मूला वही डिराइव किया हुआ है, देखो एरिया। अब ये एरिया तो अलग अलग हो सकता है ना, सर्कल हो तो पाई आर स्क्वायर, रेक्टेंगल तो एल इंटू बी, डिपेंड कर रहा है वो तो। ओके, बोलो इंटेंसिटी में कोई डाउट? नो सर। नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टी। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट क्या लिया था हमने? स्पीड। इक्वेशन, दो इक्वेशन लिए थे। दूसरा स्पीड, तीसरा एनर्जी डेंसिटी, चौथा इंटेंसिटी, और ये पांचवी आई मोमेंटम। तो मोमेंटम का ये फॉर्मूला है। अब कहां से कैसा है उसमें झंझट में नहीं पड़ना, खाली याद रख लेना आपको। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कॉमन लॉ जी की एनर्जी है तो मोमेंटम होगा। हाँ ना बोलो? एनर्जी है यदि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास एनर्जी, वो हमने प्रूव कर ले, उसके पास एनर्जी है, वो एनर्जी ले के साथ चल रहा होता है। एनर्जी नहीं होती तो बच्चों इतने दूर डिस्टेंस से यहाँ तक पहुंच पाता कभी? अब काफी बार क्या होता है, लॉजिकली माइंड में ऐसा सोचता है हम कि ये वेव ऐसे जा रहे होते हैं। चलो समझ लिया सर, आप बोल रहे थे, मान लिया। ठीक है, इस वेव के साथ जो एनर्जी या कोई मैटर्स जो उसके साथ आ रहा है वो भी ऐसे वेव के फॉर्म में जा रहा है? नहीं, वो एक्चुअली स्टेडी जा रहा होता है। यदि समझ लो इस एनर्जी के पैकेट को, बंच ऑफ पैकेट एनर्जी भरी हुई, उस एनर्जी ऐसे ही जा रही होती है। या कोई मटेरियल या कोई भी चीज जब वो, क्योंकि अब एक्चुअली वैसा कोई मटेरियल होता नहीं है, लेकिन अब मटेरियल वैसे तो मटेरियल होता है, बोलो चलो होगा कि नहीं होगा? कोई मटेरियलिस्टिक वस्तु होगी, चीज होगी कि नहीं होगी ये ईएम वेव्स के अंदर? तो बता सकता है ईएम वेव्स के अंदर कोई मटेरियलिस्टिक चीज होगी कि नहीं होगी? हमारे माइंड में अभी तक वेव यानी कि एक वेव, बस खत्म, उसके अंदर कुछ मटेरियल नहीं होता ऐसा मानते थे। अभी हमने प्रूव किया इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से बनेगी? विदाउट इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी बच्चों? नो सर। कॉमन लॉजिक की वो इस कोई मटेरियल के साथ, क्योंकि मटेरियल है इसलिए तो एनर्जी है, लेकिन उस मटेरियल की वैल्यू एकदम कम होते, छोटे से इलेक्ट्रॉन होते हैं, बस इनफ होते खाली इस फील्ड को जनरेट करने के लिए जरूरी है। समटाइम्स मे बी नहीं भी हो सकते, इतना डिटेल्स में तो शायद अभी मुझे भी नहीं पता और आपको भी नहीं पता और कोई भी नहीं पता होगा। ओके, जो पीएचडी लेवल के टीचर्स होंगे या कोई प्रोफेसर होंगे उसको भी अभी इतना डिटेल में, क्योंकि वो क्वांटम फिजिक्स का एक भाग हो जाता है, इसलिए हम उतना डिटेल में तो नहीं जाएंगे। लेकिन एक चीज माइंड में रखेंगे कि जो वेव जा रहे हैं ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसके अंदर एनर्जी थी और मोमेंटम है। ओके, और मोमेंटम का फॉर्मूला कॉमन लॉजिकली याद रखो ना, m इंटू वी होता है, यानी कि मास, यानी कि इसके अंदर कोई चीज तो होनी ही चाहिए, है नहीं, होनी चाहिए। अब इसका इतना डिटेल में नहीं जाना है कि हम वो ढूंढने बैठेंगे कि क्या होता है अंदर एक्चुअली। ओके, चलो, तो मोमेंटम का फॉर्मूला है उसका एनर्जी अपॉन स्पीड। कहां से आया, कैसे आया, उसको याद रखने की जरूरत नहीं है, खाली याद रख लो। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, ओके, उसका मोमेंटम का फॉर्मूला डेल्टा यू बाई सी। अब ये जो है ना वो कंप्लीट एब्जॉर्प्शन के लिए है। किसके लिए? यहाँ लिखा है कंप्लीटली एब्जॉर्प्शन। यदि जो वेव से यदि पूरा का पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है तो वो कितना मोमेंटम जनरेट करता है, कितना प्रेशर जनरेट करता है ऑब्जेक्ट के ऊपर, सरफेस के ऊपर? तो यू बाई सी। बोलो कोई डाउट? नो सर। ओके, अब समझ लो कि वो रिफ्लेक्ट होता है, टोटली रिफ्लेक्ट आया और रिटर्न चला गया, तो उसका जो मोमेंटम होता है वो इतना होता है 2u/c।
याद रखना खाली फॉर्मूला और उसका स्टेटमेंट, बस ज्यादा कुछ डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। मोमेंटम इतना याद रख लो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरी द मोमेंटम, चलो वो खत्म। दूसरा, कितना मोमेंटम है तो कितना होगा, तो यदि यदि वो कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो रहा है तो मोमेंटम होगा u बाई सी, यदि टोटली रिफ्लेक्शन हो रहा है तो टोटल होगा 2u बाई सी। ये जो हाईलाइट किया है ना, इतना याद रख लो। बोलो, मोमेंटम के टॉपिक में यदि पूछे तो लिखना है कि EM waves carry the momentums, and if the energy is u, speed is c, then the total momentum for the completely absorption is u by c, and total momentum if the totally reflected from the surface, that is 2u by c। यदि ऐसा हो, यदि ऐसा हो, आया और एब्जॉर्ब हो गया, आया एब्जॉर्ब हुआ, आया और एब्जॉर्ब हुआ, तो उसका आंसर आएगा u by c। और यदि आया रिफ्लेक्ट हुआ, आया रिफ्लेक्ट हुआ, आया रिफ्लेक्ट हुआ, तो इसका आंसर होगा 2u by c। कोई डाउट बच्चों? नो सर। मोमेंटम में क्लियर? रेडिएशन प्रेशर, that is the momentum imparted by per second per unit area, momentum per second per area। कोई डाउट प्रेशर का फॉर्मूला में? अब ये वैल्यू क्या ली हमने, 1 ली, टाइम 1, एरिया 1, तो 1 टाइप। जब हम मोमेंटम की बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम प्रेशर की बात करेंगे, हाँ कि ना? ये मोमेंटम है। अब ये रेडिएशन प्रेशर है। प्रेशर का फॉर्मूला था मोमेंटम अपॉन एरिया इंटू टाइम, एरिया 1 टाइम 1, तो ये हो जाएगा ऐसे, हाँ कि ना? अरे हाँ ना बोलो यार। यस सर। तो मोमेंटम और प्रेशर वन टाइप ऑफ सेम जैसा ही है, ओके। जितना मोमेंट होगा उतना ही प्रेशर होगा, लेकिन यहाँ अलग से बताया हुआ है इनकेस आपको एग्जाम में ऐसे बड़े टॉपिक बनाने हैं तो। रेडिएशन प्रेशर इज रियल, दैट इज व्हाई टेल ऑफ द कॉमेट पॉइंट्स अवे फ्रॉम द सन, ओके। टेल ऑफ द कॉमेट्स पॉइंट्स अवे फ्रॉम द सन, पता है ना आपको? ये टेल्स होती है ऐसे ऐसे रहती है, जब इसके पास जब आए ना, वैसे थोड़ा एग्जैक्टली तो नहीं बता सकता मैं, ओके। ऐसा होता है, तो मुंह में वो गोल गोल घूमता है तो टेल पीछे रहती है, ओके। शायद इसी हिसाब से प्रेशर की वजह से। चलो, और इसका फॉर्मूला है u बाई सी। अब बोलोगे सर अब मोमेंटम का भी वही है, प्रेशर का भी वही है, हाँ। अभी मैंने बताया ना आपको, मोमेंटम प्रेशर एक ही चीज है, क्योंकि एरिया यूनिट टाइम यूनिट लेना है, तो मोमेंटम प्रेशर एक हो जाएगा कंप्लीट के लिए और इनकम्प्लीट के लिए। कोई डाउट बच्चों? नो सर। अब प्रेशर इसलिए है क्योंकि आप चेक करना, देखो, सन शाइन ऑन द हैंड्स ऑफ द पर्सन, ही फील द एब्जॉर्प्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आपको लगेगा, तो आपने क्या किया, आपने हाथ ऊपर किया, हाथ ऐसे, हाथ आगे किया, तो कॉमन लॉजिक है आपको ऐसा कुछ फील होगा जो अंदर कुछ जा रहा, गर्म चीज फील होगी, गर्मी, हीट। हीट कहां से आई है? वेव्स में से। क्लियर ना बच्चों? कॉन्सेप्ट को समझ लिया? यस सर। और इनकम्प्लीट मोमेंटम, रिफ्लेक्शन होगा तो 2u बाई सी। ऑलरेडी जो मैंने आगे प्रेशर बताया, मोमेंटम बताया ना, वही प्रेशर में लिखना है, अलग नहीं होगा। लेकिन इनकेस आपको एग्जाम में प्रेशर पूछे, चलो मोमेंटम नहीं पूछा, प्रेशर पूछा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे ना, क्योंकि प्रेशर तो सिखा ही नहीं था सर ने। क्यों? क्योंकि टेक्स्ट बुक में ही शायद नहीं दिया होगा। सो डेट्स वाई यदि प्रेशर पूछे तो आपको ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाना है। क्या लिख देना है? इट इज द मोमेंटम इम्पार्टेड पर सेकंड पर यूनिट एरिया। मोमेंटम का टाइम और 1 एरिया 1 ले तो जो मोमेंटम है वही आपका प्रेशर बन जाएगा। तो मोमेंटम के फॉर्मूला दो थे, एब्जॉर्प्शन का और रिफ्लेक्शन का, वो बता दो, हो जाएगा टॉपिक आपका क्लियर। विदाउट ये नो डेरिवेशन सर। डेरिवेशन दिया हुआ है, लेकिन आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ सब टेक्स्ट बुक में, आपकी टेक्स्ट बुक में भी ये चीज बताई नहीं है, ओके। कैसे? कुछ भी नहीं है। देखो, आई का फॉर्मूला था ना, आई पी इंटू सी ए बाई टी। प्रेशर का डेरिवेशन करना है, आई बाई सी, सी नीचे आ गया, पी टी ए। जी नहीं सर, P/80 नहीं था। ये डेंसिटी है, डेंसिटी। म्यूट रखो। ये आई, ये प्रेशर है, ये पी जो है ना, एक मिनट हो, पी 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 प्रेशर है बेटा,
वहां डेंसिटी था, पता चला? यस सर। I इज इक्वल्स टू डेंसिटी अपॉन ए इंटू टी। डेंसिटी की जगह हमने क्या किया, प्रेशर इंटू सी, अभी आगे डिराइव किया था। अब हमने क्या किया, इसमें सी को मेन बनाए, आई बाई सी, तो पी बाई ए इंटू टी बचा। पी बाई ए यानी कि पी बाई टी यानी कि फोर्स, फोर्स अपॉन एरिया। एक मिनट, ये पी है ना, प्रेशर भी नहीं होगा, ये होगा मोमेंटम। हाँ, मोमेंटम होना चाहिए पी। तो प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया यानी कि प्रेशर। तो आई बाई सी इज इक्वल टू प्रेशर, तो पी आर का फॉर्मूला बन गया आई बाई सी। कोई डाउट? नहीं पता चलो फिर से बता देता हूँ, एक मिनट हो, एक मिनट खाली, क्योंकि ये है ना स्लाइड में डिलीट करना रह गया था, अभी आई है तो आपको बता देता हूँ कैसा है डेरिवेशन, शायद एमसीक्यू जेडब्ल्यू में काम आ जाए आपको। एक मिनट, चलो, आई का फॉर्मूला क्या था, इंटेंसिटी का मेन फॉर्मूला बोलो। चलो मैं आपको डेरिवेशन बता रहा हूँ, चलो आया है इसलिए बता देता हूँ आपको। डेंसिटी का क्या था बच्चों? पावर बाय एरिया। P upon रो AT. रो रो इंटू सी, रो इंटू सी था। डेंसिटी का क्या था? यस सर। पी ए बाई टी, एनर्जी अपन वॉल्यूम। एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो यही फॉर्मूला डिराइव होता था, आप बाद में सॉल्व करो तो, हाँ कि ना। अब हमें ये इंटेंसिटी था, सी नीचे आ जाएगा, पी ए टी। ओके, अब हमने क्या किया, पी बाई टी यानी कि फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला ना, पावर का फोर्स इंटू टाइम बना, तो फोर्स अपॉन ए, एफ अपॉन ए यानी कि फोर्स पर यूनिट एरिया, तो प्रेशर, तो प्रेशर को मेन बना लिया, तो आई बाई सी। ओके, कहीं दिया नहीं है, तो एक ये जी नीट के लिए कंटेंट था, टॉपिक फॉर्मूला। ओके, याद ना रहे तो आप एटलीस्ट ये फॉर्मूला याद रख लो तो भी चल जाएगा आपको। ओके, टोटल रिफ्लेक्शन इज बेक अलोंग द इंसिडेंट पेड, ये टोटल का था, और ये सॉरी ये एब्जॉर्प्शन के लिए, और ये था रिफ्लेक्शन के लिए फॉर्मूला। कोई डाउट बच्चों? No, sir. डेरिवेशन ना याद है डोंट वरी, खाली फॉर्मूला याद रख लेना, आगे का जो था ना वही ऐसा ही है, सेम टू सेम। तो प्रेशर आई बाई सी, आई का फॉर्मूला डाल दिया, बाद में डिराइव करते 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 यहाँ कुछ फॉर्मूला एक्स्ट्रा बची, 2-3 स्लाइड ऐसी थी ज्यादा एक्स्ट्रा जी नीट की थी ना, तो अभी बोर्ड के अंदर आ गई है इसलिए, क्योंकि ये चैप्टर में क्या पहले क्या था कि पूरे पूरे ज्यादा मार्क्स के थे कंटेंट को, अभी 2 मार्क्स के अंदर इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं थी मुझे, इसलिए मैंने रिमूव करना। देखो ये डेरिवेशन पता चल गया ना आपको, आई का फॉर्मूला डाल के बी बाई म्यू नॉट की जगह ई का फॉर्मूला डाल दिया, ई बाई म्यू नॉट की जगह बी बाई सॉरी ई की जगह बी का फॉर्मूला डाला, डेरिवेशन अभी तक आया वही फॉर्मूला का है, देखो आई इज इक्वल्स टू पी इज इक्वल्स टू आई बाई सी। आई का फॉर्मूला क्या था बोलो चलो, इंटेंसिटी रो इंटू सी। बी स्क्वेयर, नहीं नहीं नहीं, बी स्क्वेयर बाई म्यू नॉट था इंटेंसिटी का फॉर्मूला, इंटेंसिटी का फॉर्मूला बेटा आई का। बी स्क्वेयर बाई म्यू नॉट अभी डिराइव नहीं किया था हमने, वही फॉर्मूला है। Yes, sir. तो ये आ गया, देख लो बी स्क्वेयर अपॉन, ओके अभी सर इसमें वो से तो तो नहीं एनर्जी मैच, डेंसिटी क्या वो तो टोटल एनर्जी था ना। हाँ एनर्जी का था नहीं, हमें इंटेंसिटी का लाना था, तो सी लिखना पड़ेगा, हाँ सॉरी सी लिखना पड़ेगा, तो बी स्क्वेयर सी बी स्क्वेयर अपॉन म्यू नॉट, हो गया ना अब तो मैच नहीं हो रहा है फॉर्मूला, सी सी समझ लो कि कट हुआ, शायद यहाँ ऐसा होगा इन लोगों ने अलग अलग किया हुआ, देखो रेडियस मैग्नेटिक फील्ड का अलग से किया हुआ होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का अलग से किया है, सो सर दैट्स व्हाई आई थिंक मैच नहीं हो रहा है। बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट तो आ गया, देख लो ऐसा ही होगा, ये 2 है ना, इन लोगों ने क्या किया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का अलग से और मैग्नेटिक फील्ड का अलग, ये मैग्नेटिक फील्ड का हुआ रेसर का, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड का निकाले, तो ये तो यार डेंसिटी का फॉर्मूला डिराइव हो रहा है इसमें, तो कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, एक मिनट हो, ओके क्योंकि ये इसमें गड़बड़ है कुछ इसलिए।
चलो दूसरी एक चीज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ओबे द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ये एक वर्ड याद रख लेना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ओबे द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन यानी कि पता है ना, टोटल यदि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की डेंसिटी फाइंड करनी तो हम क्या करते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एडिशन करते थे, तो इसलिए सुपरपोजिशन को ओबे कर रहा है। बाकी इलेक्ट्रिक वेक्टर है ना, वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए अभी उसके अंदर आपको जाने की जरूरत नहीं है लाइट वेक्टर के अंदर। चलो एमसीक्यू देख लेते हैं, ये तो इजी था, अभी सॉल्व हुआ। बोलो इसका आंसर। रेडिएशन प्रेशर। बोलो कोई डाउट? ना सर। स्पीड से सारी प्रॉपर्टी करा रहा हूँ। देखो इसमें मुझे पता है काफी सारे ऐसे टॉपिक थे जो मुझे ना छूट के कैंसिल करने पड़े, अभी 2-3 स्लाइड इसलिए रह गई है, जस्ट बिकॉज वो टॉपिक मैं जी नीट के लेक्चर्स में कराऊंगा। ओके, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट होते हैं जिसको जी नीट देनी नहीं होती है, तो उसको क्यों हम एक्स्ट्रा लोड दे और कंफ्यूजन करें हर एक चीज के अंदर। सो डेट्स वाई जी नीट का जो कंटेंट होगा, जो फॉर्मूलाज होगा, वो आपको जी नीट के अंदर ही कराऊंगा, मिक्स नहीं करा दूंगा। हाँ बेसिक कराऊंगा, जो गुजसेट के अंदर काम आने वाले होंगे ना, वो इस लेक्चर्स के अंदर कराऊंगा। गुजसेट का जो कंसेप्ट और टॉपिक होगे वो मैं आपको यहाँ करा दूंगा लेक्चर्स में, लेकिन प्रॉपर जी का ही होगा जो बोर्ड में नहीं दिया हुआ है, ऐसे टॉपिक को मैं अलग से ही कराऊंगा। ओके चलो फटाफट से रिकॉलिंग कर लेते, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के सारी इक्वेशन याद कर लो। ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखो या के जेड माइनस ओमेगा टी लिखो, एक ही चीज है, खाली माइनस का चेंजेस होगा। इसमें कोई डाउट इक्वेशन में बच्चों? नो सर। ओके अब स्पीड का फॉर्मूला याद करो, 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू ई बाई बी। ये फॉर्मूला कोई डाउट? नो सर। ओके एक चीज यहाँ हमने डिराइव की करके बताई थी आपको, ये एक फॉर्मूला याद रख लेना जो नया है। ओके खींचना हो तो खींच सको टॉपिक को, एक ये याद रख लेना, जैसे ये रहने दो। ओके चलो नेक्स्ट। तो एक तो एनर्जी, चलो एनर्जी में पता है ना फॉर्मूला दोनों के, एनर्जी डेंसिटी का, सॉरी नॉट एनर्जी। ओके टोटल एनर्जी b²/2μ0 फील्ड के लिए, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हाफ एप्सिलॉन टी स्क्वायर। एडिशन किया तो ये डेरिवेशन में कोई डाउट? ना सर। इलेक्ट्रिक फील्ड यदि ये पूछा है तो इसके अंदर कुछ वैल्यूज इसमें से डाल दो, मेन यहाँ सही होगा, इससे अलावा कोई दूसरा नहीं यूज होगा। ये एक्स्ट्रा चीज है जो आपको वैल्यू डालने में, कन्वर्जन करने में यूज होगी। कौन सी वाली? ये साइड। ओके चलो तो ये पूछा तो इससे सॉल्व करोगे। सिमिलरली मैंने आपको बताया था यदि बी का पूछा हो तो आप इसमें से ये जो इस साइड की वैल्यू है उसमें से ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर लोगे। कोई डाउट इसमें बच्चों? आईएमपी क्वेश्चन है ये। नो सर। ओके ये क्वेश्चन लिखना भूल गया, लेकिन ये आईएमपी है। चलो दूसरा इंटेंसिटी, इंटेंसिटी में देख लो, इंटेंसिटी का फॉर्मूला एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, दूसरा फॉर्मूला पावर पर एरिया, तीसरा डेंसिटी इंटू स्पीड या डेंसिटी इंटू लेंथ। कोई डाउट? नो सर। ओके इंटेंसिटी तो पता है ना क्या है, पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो यस सर। होता है वो इंटेंसिटी। नाउ मोमेंटम में दो टाइप के थे मोमेंटम, कंप्लीटली एब्जॉर्प्शन और कंप्लीटली रिफ्लेक्शन। एब्जॉर्प्शन में u/c, रिफ्लेक्शन में 2u/c। रेडिएशन प्रेशर और मोमेंटम एक ही चीज थी, खाली फॉर्मूला में ध्यान दो तो आपको पता चल जाएगा। मोमेंटम पर सेकंड पर यूनिट एरिया, यहाँ लिखा हुआ है पर सेकंड पर यूनिट एरिया, यानी कि एरिया और टाइम ये ऐसे ही वन ले तो कॉमन लॉजिक के मोमेंटम और प्रेशर एक ही चीज हो जाएगी। तो जो फॉर्मूला मोमेंटम के थे वही प्रेशर के फॉर्मूला डाल दो। बोलो कोई डाउट यहाँ तक? सर हाँ बोलो। इंटेंसिटी और एनर्जी भी एक ही होगी, क्योंकि उसमें भी यूनिट हाँ एरिया और यही यूनिट चीज, टाइम आया हाँ हुआ है इसलिए। यही होगा, यूनिट एरिया और यूनिट टाइम है तो इंटेंसिटी एनर्जी एक ही चीज हो जाएगी बाद में। लेकिन ओके कंपलसरी सर। वो है कि एनर्जी सॉरी टाइम और एरिया 1:1 होना लेना चाहिए। यदि नहीं दिया है और दिया है तो आपको वही फॉर्मूला डालना पड़ेगा, ए और टी वाला। पता चला? ओके सर। एग्जाम में देख लो, आपको पर यूनिट एरिया और यूनिट टाइम दिया हुआ है, सेकंड 1 पर सेकंड वैल्यू दी है। देखो मैं आपको दो तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। एनर्जी आपको ऐसे एग्जाम में दिया हो कि एनर्जी of the electromagnetic wave is 25 joule
पर मीटर स्क्वायर इनटू सेकंड। तो ये एक्चुअली एनर्जी हुई और एनर्जी डेंसिटी एक ही चीज हुई है और इंटेंसिटी वही चीज हुई। पता चला ये मैं क्या कह रहा हूँ बच्चों? यस सर। एनर्जी भी वही हुई, लेकिन यहाँ ऐसे नहीं लिखा हुआ है उसका यूनिट और आपको ऐसे दिया हुआ है और क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि इन 2 सेकंड। देयर मस्ट बी आपको फॉर्मूला वो डालना पड़ेगा, कौन सा? एनर्जी पर यूनिट एरिया इनटू टाइम वाला। क्लियर? इंटेंसिटी का। यस सर। और ये ऐसे पूरी साइड में ये वैल्यू दी हो तो ये डालने की जरूरत नहीं है। ओके, ऐसे छोटी ओके चीज के सर। अंदर एक कंफ्यूजन होता है जनरली ज्यादातर। ये भी एक एक्स्ट्रा ही था फॉर्मूला, लेकिन याद रख लो आप आई बाई सी और 2 आई बाई सी। ओके, एमसीक्यू देख लिए। अब जो टॉपिक मैं कराने जा रहा हूँ बच्चों, वैसे रट्टा मारने का टॉपिक है। रट्टा मारने का इसलिए क्योंकि उसमें समझना कुछ है ही नहीं, फिर भी आप फटाफट से समझा देता हूँ, स्लाइड फटाफट घूमेगी। आपको ऐसा नहीं फील करना कि सर ने स्किप कर दिया, जल्दी जल्दी में सिलेबस खत्म करना था, दिवाली आई थी। देखो बच्चों, दिवाली से मुझे कोई फायदा नहीं, कोई नुकसान। वैसे मेरे 2-3 लेक्चर अभी भी फिर और भी बचेंगे क्योंकि अभी भी मुझे 1-2 लेक्चर्स मिलेंगे। ओके, चाहूँ तो आराम से चैप्टर करा सकता था, लेकिन मेन टारगेट हमारा ये होना चाहिए कि एग्जाम ओरिएंटेड वर्कआउट हो। एग्जाम ओरिएंटेड यानी कि कंटेंट इस चैप्टर में ज्यादा इतनी नहीं थी जो इंपॉर्टेंट हो सकती है आपको। जी नीट बोर्ड के लिए बहुत कम मार्क्स का चैप्टर, इसलिए फटाफट करा दिया। काफी सारे टीचर तो चैप्टर को चलाते भी नहीं है बोलते हैं रीड कर लेना आप अपने हिसाब से। फटाफट देखते हैं अलग अलग टाइप्स के वेव है इसमें। फर्स्ट रेडियो वेव्स कहाँ काम आते हैं बच्चों? रेडियो वेव्स कहाँ काम आते हैं? कॉमन लॉजिक की जो बातें करते हैं वेव्स से, वही चीज। ओके, रेडियो वेव्स लॉन्ग वेवलेंथ होती है, राउंड हिल बिल्डिंग में जा सकते हैं, एलसी ऑसिलेशन से क्रिएट होते हैं, उसकी वेवलेंथ होती है 1 मीटर से मोर देन। ओके, कहाँ आते हैं? तो यूज फॉर टेलीविजन, टीवी, टेलीफोन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंट इमेजिंग में भी काम आ सकते हैं रेडियो वेव्स। फ्रीक्वेंसी उसकी 10⁹ हर्ट्ज होती है, वेवलेंथ 10⁸ होती है। सिंपल वायर कैन फंक्शन एज एंटेना। ये सब कुछ एक्स वाई जेड ब्ला 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 अपने हिसाब से मैं पीडीएफ भेजूंगा, रीड एक बार रीड कर लेना, याद नहीं करना, याद जो करना है वो मैं आपको बताता हूँ अभी। ओके, टॉपिक के बाद रेडियो वेव पैरेलल वायर कनेक्ट एज एंटेना। ऐसा जो पैरेलल याद देखा आपने, ऐसे देखी होगी कि पहले के जमाने में जो डिश होती थी इस टाइप की होती थी एंटेना। यस सर। ओके, यस सर। तो एंटेना में ऐसी कोई दूसरी चीज नहीं होती है, कोई कॉपर का या दूसरा कोई वायर ही होता था जो एज एंटेना के फॉर्म में वो काम करता था। ओके, चलो, ये कहाँ कहाँ कैसे कैसे काम आ सकता है उसके सारे बहुत डिटेल में, यदि उसके बारे में बहुत जानने की इच्छा हो, इसी लेना हो आपको इलेक्ट्रो कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिक एंड कम्युनिकेशन, तो आपको ये टॉपिक खाली एक बार अच्छे से रीड कर लेना है। ओके, शायद इसलिए क्योंकि आपको इन फ्यूचर आपको काम आ सकता है। ये सब कुछ अभी मैंने भले बताया हुए मैं घुमा रहा हूँ स्लाइड, लेकिन आपको रीड नहीं करना है, सॉरी समझना नहीं है, आपको एक बार रीड कर लेना है। माइक्रोवेव, तो उसकी फ्रीक्वेंसी किसने फाइंड किया था, कहाँ प्रोड्यूस हो सकता है और कहाँ काम आ सकता है। इसके अलावा मैं एक काम करूँ, डायरेक्टली वो टेबल ही बता दो जो आपको याद करना है, वो रहने देता हूँ। ये सब कुछ चलेगा ना बच्चों? बहुत डिटेल में बताया हुआ है यस इसके सर। अंदर। ओके, बहुत डिटेल में, तो जस्ट वेट करो 2 मिनट। चलो कोई बात नहीं, तो पता चल गया ना ऐसा क्या क्या मैं बोल रहा हूँ आपको। रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, तो ऐसी चीज है जो मुझे समझानी नहीं है। चाहूँ तो समझा सकता, तो डिटेल में जा सकते, लेकिन कोई काम की चीज नहीं है। जस्ट बिकॉज ये सारी चीज को याद ना, मैं कोई भी 99 स्टूडेंट ऐसे करते हैं जो खाली ये टेबल याद रख लेते हैं, वैसे आपको बाकी सारी चीज याद रहेगी भी नहीं, हर एक चीज। तो ये टेबल याद रख लो बच्चों, जैसे रेडियो वेव की वेवलेंथ, कहाँ प्रोडक्शन होता है और कहाँ से डिटेक्शन होता है। माइक्रोवेव ज्यादा ऐसा हो ना, तो आप क्या करना है, ऐसा एक टेबल अलग से बनाना। मैं ऐसा हो तो पैम्पलेट्स के अंदर वही चीज बता दूंगा, पैम्पलेट्स है, पैम्पलेट में बहुत अच्छे से डिटेल में बताया हुआ है। माइक्रोवेव की वेवलेंथ, कैसे प्रोडक्शन होता है और कहाँ डिटेक्ट होता है। आईआर की वेवलेंथ, कैसे प्रोडक्शन होता है, कहाँ डिटेक्ट होता है। तो रट्टा मारना, ये पूरा टेबल्स मान लोगे, रट्टा लर्न कर दोगे? बोलो बच्चों। यस सर। ओके, ये गामा रे, तो गामा रे की वेवलेंथ कितनी है और डिटेक्शन कहाँ से होता है, ये सारी चीज इसके अंदर आप एक बार रीड कर लेना और ये टेबल को रट्टा मार लेना, खत्म हो जाएगा पूरा टॉपिक। वैसे ओके,
ज्यादा डिटेल में यहाँ दिया हुआ है कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, कौन सा कलर होता है, ऐसा कुछ। सॉरी, ये जो है ना विजिबल वेवलेंथ की स्पेक्ट्रम दिया हुआ। स्पेक्ट्रम तो पता है ना सभी को? यस सर। ओके, तो अब 2-3 एग्जाम्पल बाकी बचे। एग्जाम्पल है ओके, और एक हर्ट्स एक्सपेरिमेंट है। यहाँ एक ये जो दिख रहा है ना बंदा आपको, हर्ट्स, उसका एक एक्सपेरिमेंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कैसे प्रोडक्शन करते हैं। 5 मिनट खाली वेट करो तो मैं उसका भी ओके। The existence of electromagnetic waves was confirmed experimentally by Hertz in 1888. This experiment is based on the fact that an oscillating electric charge radiates electromagnetic waves. The energy of these waves is पता चला यहाँ क्या बोला वो? This experiment is based on the fact that oscillating electric charge radiate the electromagnetic wave. जो हमने आगे के सेशन, देखो वैसे ऐसा नहीं है कि मैंने ये टॉपिक नहीं समझाया, टॉपिक तो समझाया था। मैं आपको वो वीडियो एक्चुअली प्रैक्टिकली कैसे हुआ वेव्स को जनरेशन, वो मैं बता रहा हूँ। कॉन्सेप्ट तो मैंने बता दिया था कि इलेक्ट्रॉन को हम एक्सेलरेट घुमाएंगे तो ऑटोमेटिकली उसमें से वेव निकलने स्टार्ट हो जाते, लेकिन ये प्रैक्टिकली इसको कैसे बताया हुआ है the energy of these waves is due to the kinetic energy of the oscillating charge. The experimental arrangement is as shown in the animation. ये मेन चीज देखनी है आपको। It consists of two metal plates, A and B, placed at a distance of 60 centimeters from each other. The metal plates are connected to two polished metal spheres S1 and S2 by means of thick copper wires. Using an induction coil, a high potential difference is applied across the small gap between the spheres. Due to high potential difference across S1 and S2, the air in the small gap between the spheres gets ionized and provides a path for the discharge of the plates. A spark is produced between S1 and S2 and electromagnetic waves of high frequency are radiated. Hertz was able to produce electromagnetic waves of frequency of about 5 into 10 raised to 7 Hertz. Here the plates A and B act as a capacitor having small capacitance value C, and the connecting wires provide low inductance L. The high frequency oscillation of charges between the plates is given by nu is equal to 1 by 2 pi into root LC. पता चल गया बेटा सभी को? हेलो, क्लियर है कॉन्सेप्ट? हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट कैसे एक्चुअली, कोई भी दो प्लेट के बीच में हाई पोटेंशियल हाई पावर दे दो तो ऑटोमेटिकली उसमें से वेव निकलने स्टार्ट हो जाएगी, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो बस यही था। आप एनसीईआरटी में नजर घुमाओगे तो सारे टॉपिक जो भी मैंने करवाया, ऐसा नहीं कि 3 लेक्चर में चैप्टर खत्म किया तो इसलिए कंसेप्ट नहीं हुआ, सारे कंसेप्ट आ गए जो हम इन डिटेल में भी पढ़े, ऐसा भी नहीं कोई टॉपिक स्किप हुआ। देखो फर्स्ट हमारा टॉपिक था इंट्रोडक्शन, मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था कि कहाँ कौन सा मैक्सवेल और दूसरे साइंटिस्ट ने कैसे काम किया था, बहुत डिटेल में याद हो तो पहला लेक्चर्स। दूसरे लेक्चर्स में, दूसरे सेशन में मैंने डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में डिटेल्स में बात की थी, डिस्प्लेसमेंट करंट कैसे जनरेट होता है। ओके, ये पूरा डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट था। तीसरे लेक्चर्स में मैक्सवेल, तीसरे सेशन मैक्सवेल की ये 4 इक्वेशंस को हम डिटेल में सीखे थे, कैसे कैसे कौन से कैसे इक्वेशन आए। उसके बाद हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टी, सोर्स ऑफ, यानी कि अभी जो मैं हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट किया ना, ओके, ये बताया सोर्स, जो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए फटाफट मैंने ओवरऑल समझाया था। नेचर, यानी कि जो अभी प्रॉपर्टी सीखी, जैसे कि ये इक्वेशन, इक्वेशन के बाद अलग अलग कंसेप्ट हो गए इसमें, देख लो मैक्सवेल के इक्वेशन, ये ई बी बाई सी वाला इक्वेशन फॉर्मूला आया, वेलोसिटी का फॉर्मूला आया, डेंसिटी का कहीं कुछ होगा, डेंसिटी का कहीं, हाँ ये रहा डेंसिटी का, ओके, मोमेंटम का, ये काफी सारे कंसेप्ट जो इस छोटे से पैराग्राफ के अंदर इन डिटेल्स में दिए हुए वो हमने देखे। उसके बाद लास्ट सेशन जो था वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब ये टॉपिक जो था रेडियो वेव्स, ये सारे वेव्स,
ये सारे याद रखना, थियरिकल टॉपिक टफ था, इसलिए मैंने आपको वैसे खाली याद ही रखना था, समझा नहीं था, इसलिए वो इन डिटेल में नहीं गया। आपको बोल दे रहा हूँ कि ये याद कर लेना है आपको, ओके। और यदि इन डिटेल में आप सीखना चाहते हो तो यूट्यूब पे अल्ट्रावायलेट रे के बारे में लिखोगे तो बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता क्योंकि इन डिटेल में जाने का, जस्ट बिकॉज एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है इसलिए, ओके। चलो, कोई डाउट है बेटा आज के सेशन में किसी को? नो सर। हमारे अब एग्जाम्पल और एक्सरसाइज बची, वो नेक्स्ट लेक्चर में सोल्व हो जाएगा, और यहाँ हमारा पार्ट 1 भी कंप्लीट हो जाएगा उसके साथ, ओके। चलो बाय, लेक्चर्स को मैं यहाँ एंड कर रहा हूँ, विद इन 1 मिनट बची इसलिए बाय। बाय सर।